प्यारे साथियों, गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज फिलहाल फरवरी 2015 ईस्वी में पूछा गया था एसएसटी सामाजिक अध्ययन से, ठीक है, जो कि 31 नंबर से 90 नंबर तक इसमें मैं डिस्कस करता हूं। अगर कहीं भी त्रुटि हो तो कृपया करके आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अभी रात के 12:40 हो रही है, क्योंकि एग्जाम सामने है, इसलिए मैं वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं 31 नंबर प्रश्न से। निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, देखिए प्रतीक क्या है? मानचित्रों का एक घटक नहीं है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, मानचित्र के निर्माण हेतु दिशा जरूरी है, दूरी जरूरी है, आकार, क्षेत्र आदि का होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना मानचित्र का निर्माण संभव नहीं है। अब मानचित्र में प्रतीक के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अतः प्रतीक का ना होने से भी मानचित्र का निर्माण किया जा सकता है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की तरफ। जो भी इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है कृपया करके बाएं देखिए। अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा 66.5 डिग्री। क्या होगा? 66.5 डिग्री, ठीक है। जब पूछ देगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो ये जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की तरफ। जनपद पंचायत के अंतर्गत, मेरे प्यारे साथियों, जनपद पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती हैं। देखिए, इसके डिटेल हम जानकारी लेते हैं, ठीक है, किसको कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। देखिए, जनपद जो है पंचायत के अंतर्गत कई ग्राम पंचायतें होती है। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? देखिए, जिला परिषद, या जिसको उस टाइम कहा जाता है जनपद पंचायत, अब कहा जाता है जिला परिषद। दूसरा होता है पंचायती समिति, तीसरा होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञापनों, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर देता हूँ। सामाजिक विज्ञापनों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। देखिए, एक सेकंड चेक करता हूँ। सामाजिक विज्ञापन के वे विज्ञापन है जो समाज के लिए विस्तृत स्तर पर संदेश प्रसारण करते हैं, ये बिल्कुल सही होगा। और सामाजिक विज्ञापन केवल, जैसे केवल है, नेगेटिव है, काट दीजिएगा, ठीक है। इसका क्या होगा? ए सही और बी गलत, तो 34 का 3 होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की तरफ। 35 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलम, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा छपा मिसप्रिंट है, यहाँ कलमकारी होगा, थोड़ा यहाँ स्कैन करने में दिक्कत हो गया था। कलमकारी छापे के लिए लोकप्रिय है, मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, कलमकारी छापा रंगोली हस्तकला का एक प्रकार होता है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, ठीक है। मुख्य रूप से यह कला भारत एवं ईरान में प्रचलित है। कलमकारी छापा भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के मछलीपट्टनम में प्रचलित है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या कहता है? निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा भोटिया। कौन सा? भोटिया। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड में पाई जाने वाली जनजातियां कौन कौन से है। एक होता है धारू, दूसरा होता है कोई, तीसरा होता है मारा, चौथा होता है नीति, 5 मोट अथवा भोटिया, ठीक है, समझ गए ना। तो मुख्य रूप से क्या होगा? भोटिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की तरफ। लगभग 2000 इस वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, इसका होगा आंसर कुषाण। क्या होगा? कुषाण। अब चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की तरफ। थोड़ा देखिए, ये एक से 2 पेज है, उसके बाद दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा कॉपरेट कीजिए। देखते हैं क्या है, थोड़ा ऊपर उठा देते हैं। सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। किस लिए बाध्य किया? मेरे प्यारे साथियों, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके रख रखाव पर का खर्चा उन्हें वहन करने के लिए बनेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारत में सहायक संधि का सूत्रपात लॉर्ड वेलेजली ने, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी में शासन किया था,
मतलब उसका कार्य था, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री 5 साल होती है, और सब पंचायत लेवल पर कुछ भी सबका अपना अपना होता है ना, किसी का 5 साल होता है, किसी का 6 साल के लिए होता है। उसी तरह उस टाइम उसका कार्यकाल था 1798 से 1805 में अंग्रेजी राज्यों के विस्तार के लिए किया गया था, ठीक है। इस सहायक संधि के पश्चात संधि करने वाले राज्य के पास कोई स्वतंत्र सेना नहीं होगी, वे कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक है। यही सब है। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। हो गया, ठीक हो गया, बस 1-2 पेज में थोड़ा दिक्कत था। अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। देखिए, ये अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा देखिए, एसएसटी है, ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ा डिटेल अगर जानकारी मिल जाता है तो वो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है। देखिए, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था, बिल्कुल था, जिसे कुल संध कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कुल संध। लेकिन यहाँ क्या नहीं है ना, इसलिए क्या होगा, ये गलती है लेकिन ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। पाइका पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। उस टाइम जो थे पाइका जो थे पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। अहोम राज्य की स्थापना मुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके की गई थी। ये लोग बेगार पर निर्भर थे तथा यहाँ का समाज परिष्कृत था। अहोम ताई जाति के वंशज है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, ये सब तीनों, ये क्या है, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये तीनों क्या है, सही है। गलत क्या है, ये। देखिए, इसके अनुसार एक ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की तरफ। हैगियोग्राफी संबंधित है मेरे प्यारे साथियों, ये किससे संबंधित है इसके बारे में चेक करते हैं। ये जो है, एक सेकंड, संत के जीवनी लेखन से। क्या है? संत के जीवनी लेखन से। देखिए, इसके बारे में कुछ समझ, मतलब इसका डिटेल पता करते हैं। देखिए क्या है, हैगियोग्राफी संत के जीवन के लेखन से संबंधित है, ये तो हो गया। अब आगे देखिए, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। हैगियोस जिसका अर्थ होता है पवित्र तथा ग्राफिया का अर्थ होता है लेखन। यह एक संत की जीवन लेखन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है मेरे प्यारे साथियों? ये होगा सवाना। क्या होगा? सवाना। देखिए, सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सवाना जो है अफ्रीका के लिए है। कौन से देश? अफ्रीका, ठीक है। उसी तरह कंपोज, ठीक है। कंपोज किस लिए? ब्राजील, लानोस, वेनेजुएला, ठीक है। इसी प्रकार शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में भी अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रेरी। ये यूएस कनाडा के लिए डाउन्स, ये जो डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ये पंपास है अर्जेंटीना के लिए, ठीक है। एसएसटी है, कुछ जानकारी जरूरी है, ठीक है। यहाँ तक एसटीपी जो है एशिया रूस के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, 42 नंबर प्रश्न क्या है? खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए, कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य उपलब्ध। ये गलत है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन, ये सही है और बी गलत है। आगे चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्मी ईंधन माना जाता है? ठीक है, जीवाश्मी गलती लिखा गया, जीवाश्म ईंधन, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसका क्या होगा? देखिए, इसका होगा जलाऊ लकड़ी। देखिए, इसके बारे में डिटेल पता करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल जीवाश्म ईंधन के बारे में क्या होता है, नहीं होता है। देखिए, जलाऊ लकड़ी जो है, जलाऊ लकड़ी क्या होता है? जीवाश्म ईंधन नहीं होता है, ठीक है। ईंधन नहीं माना जाता है। देखिए, यहाँ नहीं छूटा गया है, ठीक है। वही तो एक सेकंड, ये यहाँ जो क्वेश्चन है आगे, जीवाश्म ईंधन नहीं है तो क्या होगा? जलाऊ लकड़ी। बाद में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला क्या है? जीवाश्म ईंधन, जिसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है। यहाँ देखिए, जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है, ठीक है। देखो, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जब ये पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं तब उसके बाद जो अति होता है, ये ईंधन पेट्रोलियम, कोयला इत्यादि सब अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। कहाँ? अवसादी चट्टानों में। यहाँ तक क्लियर हो गया। जलाऊ लकड़ी क्या है?
जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों अत्यधिक विनाश कर सकता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा सुनामी। क्या है? सुनामी। देखिए, तटीय क्षेत्रों में सुनामी द्वारा अधिक विनाश किया जाता है। सुनामी जापान भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तट पर आती समुद्री लहरें। ये वस्तुतः बहुत लंबी एवं कम कंपन वाली लहरें हैं जो महासागरीय भूकंपों के प्रभाव से महासागरों से उत्पन्न होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए, ये जो है इसके आने से काफ़ी जान माल के नुकसान होता है, जन धन की हानि होता है। ठीक है, इसकी सुनामी लहरी के साथ जो है इसकी जल की गति जो है संपूर्ण गहराई तक होती है, इसलिए अधिक प्रलयकारी होती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कृपया लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक करने से क्या होता है ना, वीडियो बनाने में मन लगता है। ठीक है, इतना रात में जग की वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों का एक लाइक पाने के लिए। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब प्लीज कीजिए। देखिए क्या है 45 नंबर प्रश्न। क्या है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे प्यारे साथियों? ये होती है, हाँ, ये होता है निकल एवं लोहा से। ठीक है, अब हम इसके डिटेल की ओर समझते हैं। ठीक है, एक बार डिटेल जान लेने से ये कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है? क्रोड कहा जाता है। क्रोड के आंतरिक भाग का निर्माण मुख्यतः निफे से होते हैं। देखिए, निफे का अर्थ क्या हुआ? निफे मतलब हुआ निकेल। ठीक है, जिसका संकेत क्या है? Na। एवं लोहा, लोहा का संकेत क्या है? Fe है। ठीक है, निकेल का Na होता है और लोहा का Fe होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। ये दोनों चीज से मिलके आंतरिक परत बना हुआ है। ठीक है, मुख्यतः बनी हुई है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। और उसको सिलिकॉन भी की मात्रा पाया जाता है। देखिए, पृथ्वी के क्रोड का विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर 6371 किलोमीटर तक हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, SST है, जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृतिक नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है मेरे प्यारे साथियों? इसका उत्तर होगा बाढ़कृत मैदान। देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की तरफ। किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर होगा 6.0 या उससे अधिक। ठीक है, देखिए, भूकंप के दौरान 6.0 या उससे अधिक रिएक्टर स्केल की तीव्रता पर क्या होती है? वस्तु गिरने लगती है। क्योंकि भूकंपीय तरंगों के मापन को, एक चीज और यहाँ नोट कीजिए, ये जो भूकंपीय तरंगों के मापन को क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। ठीक है, यहाँ तक आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ? ये होगा तेल चित्र। क्या होगा? तेल चित्र। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ थे मेरे प्यारे साथियों शिल्पकारों और व्यापारियों के संग। ठीक है, वहाँ क्या थे? शिल्पकारियों और व्यापारियों के संग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की तरफ। पांडुलिपि, देखो जहाँ त्रुटि आप लोगों को लगे, ठीक है, तो कृपया करके आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के देखता हूँ। पांडुलिपि और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए क्या क्या सही है, देखते हैं। पहला ए, पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके के भोजपत्र, तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये 100% सही होगा। अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किया जाता है, ये जरूरी नहीं है। इसका क्या आंसर होगा? 3। ए सही और बी गलत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? देखिए इसका उत्तर होगा फारसी। ठीक है, 51 हो गया है। अब हम चलते हैं 52 नंबर की तरफ। देखिए, बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट थे
देखिए वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की तरफ। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? एक शर्त नहीं थी, नहीं गलत पूछ रहा है ना मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तक क्लियर हो गया है। इसका जवाब होगा उनकी उम्र 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, ये कोई शर्त नहीं था। देखिए क्या शर्त हम बताते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी से। चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ है होनी चाहिए, इसलिए ये चीज़ गलती हो गया। स्थानीय स्वशासन चोल शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं कार्यरत थी। उर सभा व महासभा, इसके सभी सदस्य वयस्क होते थे। ठीक है, यह मूलतः अग्रहारों व ब्राह्मण की बस्तियां थे। इनके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक चलिए इतना जानकारी सफिशिएंट है। अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की तरफ। रॉलेट एक्ट अधिनियम का विरोध किया गया था क्यों किया गया था मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाए तथा पुलिस की ओर से और अधिक अधिकार दिए थे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। देखिए रॉलेट एक्ट कब आया था? देखिए रॉलेट एक्ट जो था 1919 ईस्वी में, तो इसको आप हम लोग याद कर लीजिए। ठीक है, 1919 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। जो भी इंग्लिश मीडियम से है कृपया करके यहाँ से देखिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, ये ऑटोमेटिक है, ये स्वतंत्रता जैसी मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। ठीक है, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 55 नंबर की तरफ। चाणक्य ने के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे क्या कहा जाता है? देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसे अर्थवेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्थवेद। देखिए सॉरी अर्थवेद, एक सेकंड। ठीक है, इसका क्या होगा, इसको हटाइए, ये होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, 2 लाइन हम पढ़ लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र जो थे चाणक्य या कौटिल्य, बात बराबर हुए, द्वारा रचित संस्कृत का एक प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इस ग्रंथ में राजव्यवस्था, कृषि, न्याय, राजनीति आदि विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। ठीक है, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं, वैसे इस ग्रंथ में ठीक है 15 अधिकरण, 150 अध्याय, 150, 180 उप विभाग तथा 6000 श्लोक है। यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं 56 नंबर वर्ष की तरफ। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर होगा? देखिए वो स्थान जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? गर्भगृह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए 57 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या लिखा गया है देखते हैं। निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थल है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा प्रेरीज। क्या है? प्रेरी। देखिए प्रेरी घास का मैदान जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। ठीक है, यह संपूर्ण उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मेक्सिको में विस्तृत है, मतलब फैला हुआ है। पंपास घास अर्जेंटीना की है, मध्य दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, स्टेपी यूरोप में तथा वेल्डस दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार उत्तरी अमेरिका लोगों का मूल निवास स्थान प्रेरी घास का मैदान है। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की तरफ। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को कहा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसको पीसी कल्चर कहा जाता है। एक चीज और याद रखिए। ठीक है, अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। आगे फलों की हॉर्टिकल्चर तथा रेशम कीट की पालन सेरिकल्चर कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की तरफ। बेरिंग जलमंडल मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है मेरे प्यारे साथियों? ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। देखिए बेरिंग जलमंडल मध्य उत्तरी पूर्व एशिया एवं उत्तर पश्चिमी उत्तरी अमेरिका की अलग करने वाली एक खाड़ी है। यह जलमंडल मध्य प्रशांत महासागर या बेरिंग सागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ता है। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की तरफ।
21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर थे। ये कैसे बराबर हुआ मेरे प्यारे साथियों? देखिए, सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों? देखिए, हम चेक करते हैं इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर होगा तटस्थ और संवेदनशील। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की तरफ। लोकतांत्रिक संस्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि क्या दिखाया जा सकता है? इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की तरफ। संक्रियात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित में से के लिए अनुपयुक्त है मेरे प्यारे साथियों। ये होगा अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन करने के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, प्रगति के लिए इतना सभी कितना आकलन करने के लिए अनुपयुक्त है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रगति का आकलन, यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। वृत्त आलेख किसके लिए उपयोगी है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, 65 नंबर प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं क्या है मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 6 के इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़की के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? देखिए ऑप्शन देखते हैं, क्या इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? दिखाना कि लड़की एवं लड़की इतिहास का अध्ययन करे गलत, पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना गलत। तो विद्यार्थियों में पूछता तथा खोजबीन, हाँ खोजबीन, अब पूछता क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, डायरेक्ट आंख मूंद के लगा लेना। ठीक है, तो आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं 66 नंबर की तरफ। आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं। आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त में प्रश्न में क्या करें? देखिए, हम कल्पना सिर्फ कर सकते हैं। ठीक है, इतिहास के संदर्भ में क्या कर सकते हैं? सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की तरफ। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये जो है पर्यावरण, संसाधन एवं विकास के मुद्दे के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। क्या? शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले प्लीज़ यहाँ से देखिएगा और कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है, लेकिन एग्जाम का टाइम भी बहुत नज़दीक है, इसलिए दिन रात मेहनत करके अपलोड करता हूँ वीडियो। ठीक है, आगे चलते हैं 69 नंबर। कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है सामाजिक वास्तविकता, देखो ये जो वास्तविकता है ना, यही रियलिटीज, यही पॉजिटिव वर्ड है कि विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके यहाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की तरफ। एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक बी अभी पढ़ा रहा है, आपके विचार से बी में को क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे विचार से विभिन्न कालावधियों में समानताओं तथा परिवर्तन पर प्रकाश डालना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की तरफ। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे साथियों? मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है मेरे प्यारे साथियों? ये जो है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है मेरे प्यारे साथियों। अब हम चलते हैं अगला के प्रश्न में। कहने का मतलब 73 नंबर वाले प्रश्न में चलेंगे। थोड़ा आवाज़ कम लगे तो प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए, रात का समय है,
मतलब 1:00 होने वाला है। ठीक है, अब हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। देखिए अवसर देखिए ना तो पॉजिटिव है, डायरेक्ट मार देना चाहिए, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। ठीक है, यह क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की तरफ। बस हो गया, 90 तक होगा क्योंकि 60 क्वेश्चन पूछा जाता है 60 नंबर का। तवाब मत्स्य संघ मछुआरों की सहकारी समितियां का एक संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। किस राज्य में है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है मध्य प्रदेश में। कहाँ राज्य है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, इसलिए क्या है, गलत है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के ये सही है, लेकिन इसके अनुसार ये सब गलत है। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से हुई। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार ये क्या होगा, तीनों ऑप्शन गलती होगा, बचा कौन, पहला ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न पर। देखिए विधानसभा के सदस्य मेरे प्यारे साथियों, विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो है यह विधानमंडल का दूसरा सदन है जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके सदस्यों का निर्वाचन 5 वर्षों के लिए किया जाता है तथा सदस्यों को चुनाव लड़ने की आयु न्यूनतम 25 वर्ष रखी गई है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है प्रश्न, देखते हैं। गठबंधन सरकार से अभिप्राय क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, गठबंधन अभिप्राय है चुनावों के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की सुदृढ़ीकरण। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की तरफ। हो गया, बहुत कम ही सवाल बच गया है। ठीक है, 68 क्या कहता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। मेरे प्यारे साथियों, ये है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर है बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिक्कत अगर दिक्कत फिर भी आ रहा है तो कृपया करके कमेंट में मैसेज कीजिए। 79 पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों के अभ्यासों का परीक्षण करना पर बल देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की तरफ। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों, वे अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वो किसका अब करते हैं, अवधारणा का। ठीक है, अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन मतलब केस स्टडी में निम्नलिखित में से होना आवश्यक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन सब पर आप लोग थोड़ा बारीकी से ध्यान देना। ठीक है, ये होगा आंदोलन के समाधान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की तरफ। कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों में किस मुख्य संदेश को विकसित करना चाहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसको हम देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन पे। देखिए इसका होगा संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अब शायद बहुत काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है। ठीक है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना टाइम हो गया। देखिए इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये होगा ग्राम पंचायत अपनी पंचायत सभी को चुनती है। ठीक है, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया ना क्लियर। देखिए यहाँ जो है ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, लेकिन ये तो गलत है।
देखिए, क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राम सचिव को नहीं चुनती है बल्कि ग्राम सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जो है ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों में निम्नतः सम्मिलित है गाँवों के लोगों को रोजगार देने हेतु सरकारी योजनाएं लागू करना, साथ में गाँवों की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण एवं रख रखाव करना, स्थानीय कर लगाना एवं इकट्ठा करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की तरफ। बस हो गया, 6 नंबर और है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है? मेरे प्यारे साथियों, ये होगा दहेज के लिए महिला को परेशान। ये कभी भी कानून के दायरे में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अभी एक्ट लग गया है। ठीक है, इस पे जो है केस लग गया है इसीलिए। ठीक है, धारा जो है 498A का प्रयोग करके किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की तरफ। न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा चेक करते हैं। देखिए, चेक करते हैं क्वेश्चन क्या होगा। ये न्यायपालिका के संबंधों का कथन गलत है, गलत है, गलत है। पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिए उपयोग कराते हैं दो राज्यों के बीच। और इसका क्या होगा? न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ तक सही होना चाहिए। चलिए, अब बहुत हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन और है, 4। संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत क्या आना चाहिए? मेरे प्यारे साथियों, ये होना चाहिए यदि किसी नागरिकों को लगता है कि राष्ट्र द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो अदालत में जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था, किसलिए भाई शुरू हुआ था? देखिए मेरे प्यारे साथियों, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान अधिकारों तथा जाति विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की तरफ। चल, एक बार थोड़ा पानी पी लीजिए, उससे क्या होगा, नींद टूट जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेरे प्यारे साथियों, यह होगा वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब 89 नंबर पर चलते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्या होना चाहिए? ये तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों बल देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यालयों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब ये पूछ रहा है क्या करना है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे ही शख्स थे जो इतना मजबूरी में झेल रहे हैं ये। ठीक है, क्या बात है इसके बारे में? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए, इसका उत्तर होगा विभिन्न प्रकार के पूरक सामग्री प्रदान करना। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आप लोग का प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू गाइज। फिर मिलेंगे सुबह एक नया सेशन के साथ। ठीक है, अभी जैसे एसएसटी 2015 फरवरी की है, अब लाऊंगा सितंबर या अगस्त, दूसरा सेट जो था उसका लेके आऊँगा। ठीक है, 2015 का एसएसटी का। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया, लव यू, बाय।